गुड इवनिंग CBL चैंपियंस, वेलकम बैक टू CBL's इंग्लिश क्लासेस। जिसने भी साइड में फेसबुक की विंडो खोली हुई है वो उसको बंद करें। मुझे पता है, बंद करो। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति का शो स्टार्ट हो रहा है और मैं रूल्स लगा रही हूँ आप पे, तो ये शो से कम नहीं है कुछ। ऑल राइट, तो चाहे कौन बनेगा करोड़पति वाला वो फील ना आ रही हो आपको, लेकिन मैं फिर भी बोल सकती हूँ, पंजाब के शेरों और शेरनियों, फेसबुक की विंडो बंद करो और जाके मुंह धो के आओ। हाँ, और आपको पहले सुस्ती पड़ी हो, आपको लोगे मैम का लेक्चर बोरिंग है, नॉट एक्सेप्टेबल। ऑल राइट, सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। पैटर्न वही फॉलो करेंगे, ग्रामर एक्सरसाइजेस करेंगे, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस आज हम अनसीन पैसेजेस से करेंगे। ऑलराइट, उसमें जो वर्ड्स मिलेंगे उनको डिस्कस करेंगे। ओके, ग्रामर प्रैक्टिस में आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रेपोजिशंस में डिस्कस करेंगे सम कॉमनली मेड मिस्टेक्स या कॉमनली मेड एरर्स को डिस्कस करके। ठीक है, तो जैसे ही आपका ऐसा फेस बनता हो, ओह माय गॉड, ये क्या, इसमें क्या फिल करना है, तो इनी मिनी माइनी मो नहीं करना है, थोड़ा सा रूल्स को समझ के हम प्रेपोजिशंस को यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ, मिक्सिंग अप ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर एंड सिंस की कंफ्यूजन बहुत लोगों में देखी गई है, आमतौर पे हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सीन इमेजिन कीजिए। सपोज आप 9 बजे रात को घर में बैठ के फ़ोन पे लगे हुए हैं और आपके मम्मा आते हैं या कोई भी बड़ा आता है और बोलता है कि अभी भी फेसबुक खेल रहे हो। जैसे मैंने ही बोल दिया, अभी भी फेसबुक खेल रहे हो, 4 घंटे हो गए हैं। आपको लगता है 4 घंटे कहाँ हुए, 10 मिनट से तो 10 मिनट तो हुए हैं चेक करते हुए। तो आप बोलते हैं मम्मा कहाँ 4 घंटे हो गए, तो मम्मा बोलती है 7 बजे से तो मैं देख रही हूँ 9 बज गए हैं। इससे पहले आप कैलकुलेट कर पाओ कि कितना टाइम हुआ है, और मम्मा बोलती है CBL की क्लास ही देख ले इससे अच्छा। तो आप बोलते हो अच्छा 9 बज गए, टाइम का पता ही नहीं चला, आप फटाफट क्लास देखने चले जाते हो। अब जो भी बच्चा है इसमें कोशिश करेगा कि मम्मी को मैथ्स में कितने मार्क्स देने हैं ये कैलकुलेट कर लूँ कि 4 घंटे कहाँ हुए थे, 7 से 9 तो 2 घंटे ही हुए, तो वो बहुत गलत है। उसी को कम मार्क्स आते हैं जो मम्मी की गलतियाँ निकालते हैं। हाँ, मम्मी की गलतियाँ नहीं निकालनी है। तो अब इस किस्से से हमने क्या सीखना है, यही किस्सा हमें फॉर और सिंस की जो कन्फ्यूजन है ना उसको दूर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर जो मम्मी ने बोला कि 7 बजे से देख रही है, मैंने देखा है कि 7 बजे से फेसबुक पे लगी हुई है। ठीक है, वो ऑब्जेक्शन ना लें अगर मैंने बोला लगा हुआ है तो लगी हुई है जिसको बोला है, तो 7 बजे का मतलब है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जिसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मम्मी ने बोला कि 4 घंटे से लगा हुआ है उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब मम्मा ने आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया जो आपके हिसाब से 2 आवर्स था, वो एक्चुअली फॉर दैट लॉन्ग टाइम, फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए फॉर यूज होगा। और जो मम्मा आपको बोल रही थी कि 7 बजे से तो मैं ही देख रही हूँ, तो दैट इज सिंस, शी हैज सीन यू सिंस 7 o'clock। ओके, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं कि मम्मा का ये जो डांट है वो कैसे हेल्प करती है। शी हैज़ लिव्ड इन न्यूयॉर्क 6 years, तो यहाँ फॉर आएगा कि सिंस आएगा। बाकी की ये मैंने दिखावे के लिए रखे हैं, तो डोंट वरी अबाउट दोज। हमने फॉर और सिंस की कन्फ्यूजन दूर करनी है। तो इसमें क्या आएगा, नाउ दिस इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन दी है तो बट ऑफ कोर्स फॉर आएगा, इसमें क्या मुश्किल है। अब सम ऑफ यू माइट फील कि मैम तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स दे रहे हैं या सिंपल क्वेश्चंस दे रहे हैं। सी हियर, इफ आई हैव टू गिव यू अ रियली गुड आइडिया कि कैसे आपने डिस्टिंक्शन करनी है, तो यही एग्जाम्पल्स हैं जो आपके माइंड में क्लैरिटी लेके आएंगे। कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल से आपको कन्फ्यूजन ही होगी। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा सिंपल एग्जाम्पल से, तो आप कॉम्प्लेक्स जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी इजीली डील कर पाओगे, बिकॉज व्हाट यू राइट नाउ नीड इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो इससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाएगी। द वेदर हैज़ बीन ऑफुल द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये ड्यूरेशन नहीं बता रहा है, ये टाइम बता रहा है कि कब से, कब स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में स्टार्ट हुआ। तो जब बिगिनिंग, हम जब एक स्पेसिफिक टाइम, पॉइंट इन टाइम बोल रहे हैं तो हम सिंस यूज करेंगे। द वेदर हैज़ बीन ऑफुल सिंस, अब मैं बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, सिंस, इट्स वेरी नाइस, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, सो नॉट ड्यूरेशन बट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। केविन हैज़ बीन प्लेइंग
अभी इसका केविन का भी आप वाला हाल है, आपको भी 2 घंटे लग रहे हैं, केविन को भी 2 घंटे लग रहा है कि मम्मी तो ऐसे बोल रही है। तो केविन हैज़ बीन प्लेइंग, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो फॉर 2 hours. Clear? They have known each other. Now again a very very specific time. Exact year दिया हुआ है उन्होंने, तो ये जब दिया है तो बट क्लियरली हमें क्या लिखना है, सिंस, अच्छी हैंडराइटिंग में, दे हैव नोन ईच अदर सिंस 1995. क्लियर फॉर और सिंस की यही क्लैरिटी आपको चाहिए. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम ड्यूरेशन, then we use for. If we are talking about a specific point in time, then we say since that period in time. So when discussing time, the two prepositions considered or commonly used are for and since. यही commonly use होती हैं. When using for, we are measuring time. हम time को measure कर रहे हैं कि कितनी देर तक. Few minutes भी हो सकता, 5 minutes भी हो सकता है, 2 weeks भी हो सकता है, 6 years भी हो सकता है. तो इट्स नॉट कि कोई स्पेसिफिक मिनट या उसकी बात करें हम, वो ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, कुछ एक सेकेंड्स भी हो सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, फॉर इज यूज्ड व्हेन स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम हमने, कितने टाइम के बारे में बात की जा रही है. व्हेन यूजिंग द वर्ड सिंस, वी आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. जैसे मैंने बोला कि अगर एक स्पेसिफिक टाइम दिया है तो फिर उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे कि कब एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ. तो स्टार्ट हुआ और अब चल रहा है तो उसके लिए सिंस, और क्या कितनी ड्यूरेशन तक चला या चल रहा है उसके लिए फॉर. सिंस इज नॉर्मली यूज्ड विद परफेक्ट टेंसेज. ये एक बात नोट करने की है कि सिंस हमेशा, जैसे फॉर किसी भी टेंस के साथ यूज हो जाएगा, लेकिन सिंस परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज हो सकता है, जैसे होता है, जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock in the morning, या सिंस मॉर्निंग. ठीक है. इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द एंटायर डे. तो फॉर यूज होएगा ड्यूरेशन के लिए और सिंस यूज होएगा कि कब से बारिश स्टार्ट हुई है. आई बीन थिंकिंग अबाउट वॉचिंग दिस मूवी सिंस येस्टरडे, कि कल से सोच रही हूँ ये मूवी देखनी है. ठीक है. लेकिन अगर मैंने इसी में फॉर यूज करना होगा तो मैं क्या बोलूँगी, आई बीन थिंकिंग अबाउट वॉचिंग दिस मूवी फॉर द लास्ट 2 days, कि मैं 2 दिन से सोच रही हूँ. ओके. ऑल राइट, ये आपको हैंडआउट्स में मिल जाएंगे. इसमें यही क्लैरिटी है सिंस और फॉर की, कि स्पेसिफिकली कैसे हमने इनको यूज करना है. ऑल राइट. मिक्सिंग अप ऑफ इन एंड इनटू. इन और इनटू की कंफ्यूजन क्या होती है. अब इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, इसमें हमें ये क्लैरिटी रखनी है कि इन जो है वो अगेन एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात कर रहा होता है कि किस में है, किस चीज़ में है. इनटू एक मोशन को डिफाइन कर रहा होता है. जनरली ये मोशन क्या होती है, कहीं बाहर से अंदर जाने की. और तकरीबन जब कुछ ऐसा प्रोसेस हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट वी कॉल एज एक्शन वर्ड्स, जो टाइप ऑफ वर्ब्स होते हैं. जैसे पुट दिस इनटू, मूव दिस इनटू. जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे मूविंग है, पुटिंग है, कीपिंग है, इन सब के लिए इनटू यूज़ किया जाता है. अब क्या है, जनरल प्रैक्टिस में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं. इंग्लिश भी हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, और कोई एक बहुत ही मतलब ब्लैंकेट अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी एक अम्ब्रेला अथॉरिटी कोई नहीं है जो बोले कि जी मैंने ऐसे बोला ऐसे ही होगा, ग्रामर का नहीं है. अब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में भी कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है. अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में कितना डिफरेंस है. हम हालांकि बचपन से ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन अब बिजनेस में कौन सी इंग्लिश यूज़ होती है, बिजनेस लैंग्वेज जो है वो अमेरिकन इंग्लिश होती जा रही है. जैसे फेवरेट में स्पेलिंग्स देख लो आप, अमेरिकन इंग्लिश में यू नहीं यूज़ होता है फेवरेट में, लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें यू यूज़ होता है. तो ऐसे लैंग्वेज इवॉल्व होती रहती है. बट देर आर सम स्टैंडर्ड रूल्स जो कम से कम हमें पता होने चाहिए. ओके. अब ये एग्जाम्पल्स देखते हैं इन और इनटू का. अगेन वही वाला हम यूज़ करेंगे जो लॉजिक है कि लोकेशन के बारे में बात हो रही है या किसी मोशन के बारे में बात हो रही है. ओके. तो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को. द राइस इज़, लोकेशन के बारे में वो बात हो रही है, द ब्यूटिफुल सेरेमिक बोल. अब राइस खुद तो जान ही सकता है कि द राइस इज़ मूविंग इनटू द ब्यूटिफुल सेरेमिक बोल. बहुत अच्छा जोक था. The rice is in
the beautiful ceramic bowl. Oh my God, I'm already hungry. Thrilled to see my friend after a long time, I excitedly took her. Mark the word. Took her. I know आप सब इंटू लिख रहे हो। अब कल, वैसे कल किसने ABCD लिखा था? फिर से मैंने क्या बोला था? रेज योर हैंड्स जिसने भी लिखा था ABCD। मैंने बोला कि वर्ड्स लिखने हैं आपने, इससे आपकी स्पेलिंग प्रैक्टिस स्ट्रांग होएगी। ठीक है, आपको पता चलेगा कि इन और इनटू की स्पेलिंग कैसे ठीक किए जा सकते हैं। ओके, जस्ट जोकिंग। लेकिन वो तो ठीक है, जब हमें एंटोनिम सिनोनिम्स करेंगे यू हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिस योर स्पेलिंग्स, तो तब आपने वही करने हैं ऑप्शंस। सो टुक हर, कमिंग बैक टू आवर लॉजिक ऑफ मोशन और लोकेशन। यहाँ पे मोशन, आई टुक हर इनटू द हाउस। ऑल राइट, तो इतनी थ्रिल्ड हो गई ये अपने फ्रेंड को देख के कि उसको फटाफट घर में ले गई। मैं तो बिल्कुल नहीं, आई ऑफ कोर्स लाइक माई फ्रेंड्स, बट व्हेन आई मेट माई फ्रेंड आई सेड भी पहले मास्क पहनो। ओके, नो आई एम नॉट जोकिंग। आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड माई वॉलेट। नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ये सरप्राइज है कि इनको वॉलेट मिल गया। कहाँ पे? इन द कबर्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन। इसमें क्या सरप्राइज होने वाली बात है? अच्छा, कि संभाल के रखिए अपनी चीज। आई केप्ट माई थिंग्स प्रॉपरली। विश्वास नहीं हुआ। प्लीज पुट द बेबी। अगेन पुट यूज कर रहे हैं हम, एक्शन वर्ड है, सो वील से इनटू द बगी। ऑल राइट, ओके। अच्छा, अब रूल देख लेते हैं। व्हेन रेफरिंग टू मोशन इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट टू से इनटू rather than in, or almost always we use it when a person or thing moves from an area outside to the inside. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। The children saw the principal in the corridor and ran into their classrooms. बच्चों ने प्रिंसिपल को देखा और वो अपने अपने क्लासरूम्स के अंदर भाग गए। अब प्रिंसिपल ने पूछा where are the children, where are the children? So the teacher replied, the children are in the classroom, not into the classroom. टीचर लोकेशन बता रही हैं, और जो पहले सेंटेंस में हमने डिस्कस किया, हमने जो बच्चों की मूवमेंट है, मोशन है, फ्रॉम द कॉरिडोर टू द क्लासरूम डिस्कस की। सो इन दैट सेंटेंस वी वुड यूज इनटू। बहुत सारे सेंटेंसेस में इन और इनटू इंटरचेंजेबली यूज होते हैं और एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन जहाँ पे क्लैरिटी है वहाँ पे है। सो वेयर द रूल अप्लाइज व्हेन इट्स अबाउट मोशन for something moving from the outside to the inside, we use into. जहाँ पे location की बात हो रही है, we can't say into. The teacher cannot say the children are into the classroom, right? You get my point? Okay, very good, very smart children. So, however, keep in for moments when you want to indicate a location. इसके साथ साथ when we use the word in, we also try to show the position of something within or inside a larger place. ठीक है? I live in a particular city. हम बड़ी जगह में, where are the children playing? The children are playing into the garden. The children are playing in the garden. Okay? Again, location वाला जो logic है वो भी apply होता है. All right. और in most cases, in suggests the person or thing is at rest, कि मतलब कुछ एक्शन नहीं चल रहा है, जैसे हमने बोला कि लोकेशन है उसकी वहाँ पे है, वो एट रेस्ट है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट जो कॉमनली सीन एरर है वो है, और कन्फ्यूजन है, वो है इन, ऑन एंड एट को लेके, कि कब इन यूज़ करना है, कब ऑन यूज़ करना है, कब एट यूज़ करना है। ये जो प्रेपोजिशंस हैं, ये तीनों प्रेपोजिशन दो चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। एक तो मतलब बताता तो ये लोकेशन ही है, लेकिन लोकेशन किस किस चीज़ की बताता है? एक तो प्लेस की लोकेशन, प्लेस की स्पेसिफिसिटी, मतलब कितने हम पर्टिकुलर हो रहे हैं प्लेस के बारे में। वाह, कितना अच्छी हैंड राइटिंग आई है मेरी। दूसरी टाइम में, अब आप बोलोगे कि टाइम की कैसी लोकेशन? अब अगर मैं टाइम को किसी पेपर पे डिपिक्ट कर सकती तो मैं आपको, अरे ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कैलेंडर पे टाइम नहीं दिखाते हैं हम, डेज भी दिखा सकते हैं, मंथ्स भी दिखा सकते हैं, ईयर्स भी दिखा सकते हैं, सेंचुरीज भी दिखा सकते हैं, और टाइम हम क्लॉक पे तो देखते ही हैं। ठीक है, तो टाइम की लोकेशन भी बताई जा सकती है कि कौन से दिन, कब एग्जैक्टली कितने टाइम पे
और कितने साल पहले, कौन से साल में, तो ऑब्वियसली वी कैन शो दैट मेंटल लोकेशन थ्रू टाइम एज वेल। हम जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये मैं कंफ्यूजिंग बात नहीं बोल रही, ओके, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ मैं। तो प्लेस की लोकेशन भी हमें पता है कि हम किसी जनरल प्लेस की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हैं, तो इनका लॉजिक वहाँ पे कैसे बैठता है। जैसे जैसे हम स्पेसिफिक चीज़ की तरफ मूव करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो यूसेज है वो चेंज होती जाती है। अगर हम जनरल की बात करें इन, फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहे हैं ऑन, और बिल्कुल ही स्पेसिफिक हैं तो एट। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी हैड हर फेवरेट स्नैक डैश द मॉर्निंग। अब ये क्या हम बात कर रहे हैं, एक सुबह की बात कर रहे हैं कि उसने अपना जो फेवरेट स्नैक खाया वो कब खाया, सुबह खाया, सुबह में खाया या सुबह सुबह खाया। सो यहाँ पे जनरल बात हो रही है कि उसने सुबह अपना स्नैक खाया। शी हैड हर फेवरेट स्नैक इन द मॉर्निंग। आई ऑल्सो हैड माई फेवरेट स्नैक इन द मॉर्निंग बाय द वे। ओह दैट्स नॉट फेयर। फेवरेट स्पेलिंग मिस्टेक ये होती हैं टीचर्स, एकदम से स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ ली। माई फेवरेट टीवी शो कम्स ऑन संडे मॉर्निंग्स, राइट। अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए हैं, एक नॉर्मल मॉर्निंग से हम आगे एक किस बारे में बात कर रहे हैं, संडे मॉर्निंग्स की बात कर रहे हैं। माई फेवरेट टीवी शो कम्स ऑन संडे मॉर्निंग्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द एग्जाम विल स्टार्ट 4 o'clock। अब हमने एकदम स्पेसिफिक सा पर्टिकुलर सा टाइम दे दिया है, बट दैट ऑफ कोर्स मीन्स at 4 o'clock, राइट। अब जो पहले वाला एग्जाम्पल है उसमें भी अगर यहाँ पे टाइम डाल देती मैं से 10 o'clock, ठीक है, तो फिर क्या यूज करती, देन वी वुड हैव यूज्ड at। माई फेवरेट टीवी शो कम्स एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, ऑन अ संडे मॉर्निंग, 10 o'clock ऑन अ संडे मॉर्निंग। तो जब हम स्पेसिफिक होते जाएंगे तो हम बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम दिया तो एट यूज करेंगे, जनरल टाइम दिया है तो इन यूज करेंगे, और थोड़ा सा स्पेसिफिक है, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है तो ऑन यूज करेंगे। ठीक है, द मोर एग्जाम्पल्स यू टेक, जो मैं कोशिश करूंगी आपको एक्सरसाइज की बुकलेट भी बना रही हूँ मैं, जो एक्सरसाइज बुकलेट बनाऊंगी उसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सेंस आपके अंदर जाती जाएगी। तो बहुत ही नेचुरली कितनी बार हमें ऐसे होता है कि हमें नेचुरली अकर होता है और हम मिस्टेक करते नहीं है, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम ऑफ आवर थिंकिंग। तो ये रूल तो क्या है, हमें जनरलाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको हैंडआउट में मिल जाएगा, फिर आराम से बैठ के फेसबुक छोड़ के ये करना। तो ये वही है एट, ऑन और इन के लिए रूल। अब हम प्लेस के बारे में, जैसे मैं पहले बोल रही थी कि टाइम के बारे में हमने डिस्कस किया, अब हम प्लेस के बारे में देखते हैं इन, ऑन और एट कैसे यूज होते हैं। हर पेरेंट्स लिव इन चंडीगढ़, सिटी की बात हो रही है। जैसे हमने बोला था वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो इस तरह से हम एक सिटी की बात कर रहे हैं, या इंडिया की भी बात करें तो एक जनरल सिटी की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे इन। हर पेरेंट्स लिव इन चंडीगढ़, नॉट ऑन चंडीगढ़ बट ऑफ कोर्स, एंड नॉट एट चंडीगढ़, नॉट एट चंडीगढ़, देयर इज नो स्पेसिफिक एड्रेस। ठीक है, चंडीगढ़ इज अ ह्यूज सिटी, अगर चंडीगढ़ में कोई स्पेसिफिक एड्रेस दूंगी मैं फिर मैं एट बोलूंगी। हर पेरेंट्स लिव एट सो एंड सो, हाउस नंबर सो एंड सो इन चंडीगढ़, फिर वैसे मैं बोल सकती हूँ। और अगर मैंने इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करना है लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं करना है तो मैं बोलूँगी हर पेरेंट्स लिव ऑन द सुखना लेक रोड ऑन इन चंडीगढ़। ठीक है, तो वो ऑन मतलब थोड़ा सा, जब भी हम स्ट्रीट यूज़ करते हैं या फ्लोर यूज़ करते हैं, फ्लोर का रेफरेंस या स्ट्रीट का रेफरेंस, तो हम ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, आवर ऑफिस इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला अगर हम स्ट्रीट या फ्लोर की बात करेंगे कि कौन से फ्लोर पे है या कौन सी स्ट्रीट पे है तो हम ऑन यूज करेंगे, उसके लिए इन या एट नहीं यूज करेंगे। यू कैन विजिट अस, अब ये स्पेसिफिक एड्रेस आ गया, राइट, तो हम इसके लिए इन भी नहीं यूज कर सकती मैं, इसके लिए ऑन भी नहीं यूज कर सकती। व्हाट, एट, फटाफट टाइप कर रहे हो आप लोग, है ना, कि पता ही है ये तो। अब इसके पीछे रूल्स क्या हैं वो पता है। ठीक है, ये रूल्स हैं, ये आपको हैंडआउट में मिल जाएंगे। अब आते हैं हम आज के अनसीन पैसेज पर। ओके, अब इसको डिस्कस करने से पहले
ठक्कर मैम ने भी आपके साथ ये स्ट्रैटेजी डिस्कस की होगी। इसके 2 तरीके होते हैं अनसीन पैसेजेस को हैंडल करने के। एक तो क्या होता है कि हम ना क्वेश्चंस को स्किम थ्रू कर लेते हैं, कि एक नज़र मार ली क्वेश्चंस पे, उसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, फिर जाके हमने पैसेज पढ़ना शुरू किया आराम से, और क्विक रीडिंग, और उसमें भी हमने कीवर्ड्स मार्क करने शुरू कर दिए, उठा लिए कीवर्ड्स मार्क करने शुरू कर दिए। देन वी कम बैक टू द क्वेश्चंस, फिर उसमें से कीवर्ड्स का मैच किया और आंसर करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक ये अप्रोच है। अब इसमें स्पीड रीडिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी, है ना, सो दैट, और आइडेंटिफिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग भी थोड़ी सी स्ट्रांग वो हो जाती है। यू डोंट हैव टू वरी, बाय द टाइम दिस कोर्स एंड्स यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन डेफिनेटली। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आता है। कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो हम देखेंगे। आज का पैसेज मैं नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करूंगी। वी आर नॉट गोइंग टू द क्वेश्चंस राइट नाउ। नेक्स्ट वीक से वी विल डिस्कस हाउ टू स्पेसिफिकली यूज दिस स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन पैसेज क्वेश्चन वाली, कि कैसे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। और हम ट्राई करेंगे कि ऑन एंड ऑफ इस टेक्निक को अप्लाई करके आप अपनी जजमेंट ले सकें कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेटर हो सकती है या बेटर वर्क करती है। ठीक है, तो इसमें और धीरे धीरे स्पीड रीडिंग कैसे अचीव करनी है, कि कैसे फटाफट से सारा कुछ मिस कर देना है। ऑफ कोर्स नॉट। ऑल राइट, I am not a natural puzzle solver, the author says. मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑथर बोल रहे हैं। मैं तो बहुत अच्छे से पजल सॉल्व करती हूँ। ओके, आई एम नॉट अ नेचुरल पजल सॉल्वर, कि मैं नेचुरल नहीं हूँ, मेरे को मतलब ऐसे नहीं कि मैं बड़े आराम से कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। माई अटेम्प्ट्स, जो मेरी कोशिश होती है, कोशिश हुई टू टीच माई सेल्फ शोगी, मैंने अपने आप को शोगी सिखाने की कोशिश की। शोगी क्या है? द जापानीज वर्जन ऑफ चेस। चेस का जो जापानीज वर्जन है उसको शोगी बोलते हैं। एंड ईगो, द अल्टीमेट गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, और ईगो भी इन्होंने सीखने की कोशिश की ऑथर ने। तो ये बोल रहे हैं मैंने अपने आप को शोगी भी सिखाने की कोशिश की और ईगो भी सिखाने की कोशिश की। जो ईगो है अल्टीमेट गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, इनके हिसाब से मतलब इससे ऊपर तो कोई गेम हो ही नहीं सकता स्ट्रैटेजी का, रणनीति कूटनीति बनाने वाला, यूज करने वाला। बट both of these attempts to learn these games, or author's attempts to teach himself these games, ended prematurely, मतलब समय से पहले ख़त्म हो जाना। ये attempts fruitful नहीं हुए इनके, और ये फेल हो गए एक तरह से। किस लिए फेल हुए, कारण भी बता रहे हैं वो, किस लिए prematurely end हो गए? For want of a वेरी पेशेंट पार्टनर। तो उन्होंने एडवर्ब डाला हुआ है कि मतलब कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं चाहिए था उनको वेरी पेशेंट पार्टनर चाहिए था, कि जो अपनी सहन शक्ति अच्छे से दिखा सके कि भाई इतनी पेशेंस है मेरे अंदर। वो उनको मिला नहीं तो उन्होंने गिव अप कर दिया। दोज मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, उन्होंने अच्छे से ट्राई किया, उनको पार्टनर नहीं अच्छा मिला। दोज कॉट अप इन द सुडोकू क्रेज करंटली स्वीपिंग ब्रिटेन, और जो आजकल कंटिन्यू कर रहे हैं ऑथर, कि जो आजकल फंसे हुए हैं इस क्रेज में, जिस क्रेज की लहर ब्रिटेन में चल रही है। स्वीपिंग ब्रिटेन मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, आजकल तो इस चीज़ की लहर चल रही है। आजकल तो मेरे को एग्जाम्पल नहीं अभी आ रहा है एकदम से दिमाग में, बट जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली, स्वीपिंग ब्रिटेन विल नो द फीलिंग, वो सब इस फीलिंग को जानते होंगे। किस फीलिंग को जानते होंगे? दे एंड आई हैव कंपनी इन आवर फ्रस्ट्रेशन एंड इन आवर फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ क्वाइट सेलिब्रेशन। बोलते कि ये जो फंसे हुए हैं आजकल ब्रिटेन में, जो फंसे हुए हैं इस पागलपन में, सुडोकू के पागलपन में, वो उनको और मुझे एक साथ मिला हुआ है इस फ्रस्ट्रेशन में, इस झल्लाहट में, और फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ क्वाइट सेलिब्रेशन में। फ्लीटिंग मोमेंट्स क्या होते हैं? जो बहुत छोटे खुशी के सेलिब्रेशन वाले क्षण, है ना। आपने भी फील किया होगा, जैसे प्रॉब्ली आप जो पीसीएस के एग्ज़ाम, वो सीसैट के या जीएस के पेपर दे रहे हो, आजकल हर वीक आता है ना टेस्ट, तो उसमें जैसे ही वो एक क्वेश्चन राइट हुआ एंड इट्स लाइक अ फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, वाओ आपको ऐसे फील हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, वेरी शॉर्ट लिव्ड, राइट। आपको लगता है क्या इसको भी अभी रॉन्ग होना था। ओके, एंड एस्टिमेटेड, तो इनका साथ कौन दे रहे हैं? ऑथर का, और ये जो हैं जो इसमें पागल हुए हैं सुडोकू की क्रेज में, उनका साथ दे रहे हैं। एंड एस्टिमेटेड 1 मिलियन जापानीज पीपल हु आर पुटिंग देमसेल्व्स थ्रू द सुडोकू रिंगर, जो अपने आप का, अपनी ब्रेन का निचोड़ निकलवा रहे हैं इसमें सुडोकू रिंगर में, नॉट लिटरली।
ओके तो जो सुडोकू के इसमें उधेड़-बुन में फंसे हुए जापानीज लोग भी वो इनका साथ दे रहे हैं, ऑथर का और जो ब्रिटेन के लोग हैं उनका। मेकिंग द पजल, और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो पजल है ये सुडोकू पजल है, ये जापान की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, नॉट वन ऑफ द मोस्ट, मेकिंग इट द मोस्ट पॉपुलर, इट्स नॉट वन ऑफ द मोस्ट, वो मैंने गलती से बोल दिया। तो सुडोकू को इस प्रोसेस ने वहाँ की दी मोस्ट पॉपुलर गेम बना दिया है। ओके, द रूल्स आर सिंपल, सुडोकू के रूल्स हैं, ऑथर कह रहे हैं वो तो सिंपल है। दो द गेम इज़ फार फ्रॉम सिंपलिस्टिक, हालांकि जो गेम है वो दूर दूर तक सिंपल नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि दूर दूर तक यूज़ करते हैं हिंदी में, जैसे मम्मा की कोई फ्रेंड आके बोलती हैं कि आपकी बेटी तो बहुत भोली है, और मम्मा मन ही मन में सोच रही होती हैं दूर दूर तक भूली नहीं है, जब मेरे से लड़ती है तब देख लिया करो। द एम इज़ टू प्लेस अ नंबर बिटवीन 1 and 9 इन द एम्प्टी सेल्स कंटेन्ड इनसाइड अ 9 by 9 ग्रिड। तो रूल क्या है, इस रूल का एम होता है टू प्लेस नंबर्स, ये आपने देखा ही होगा सुडोकू का जो लॉजिक है वो, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव पुट योर सेल्फ थ्रू द सुडोकू रिंगर ऑलरेडी, है ना। तो उसमें रूल तो आपको पता ही है, 1 से 9 के बीच के नंबर्स इस ग्रिड में जो ये ग्रिड होती है, सबसे पहले तो ये 9 by 9 ग्रिड, जो कंप्लीट ग्रिड की बात कर रहे हैं ऑथर, ठीक है, ये 9 by 9 की ग्रिड हो गई, 9/9, एंड ईच रो एंड कॉलम एज वेल एज ईच स्मॉलर 3 by 3 सब्सिडियरी ग्रिड। और इसके बीच में क्या होती है, 3, ये 1 2 3 1 2 3 by 3 की जो अंदर छोटी ग्रिड्स हैं, राइट। सब्सिडियरी के अलग अलग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या निकल रहा है, जैसे सब्सिडियरी कंपनीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक बड़ी कंपनी के नीचे जो कंपनीज़ होती हैं उसके अंडर कंपनीज़ होती हैं, उनको सब्सिडियरी कंपनीज़ बोलते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो 9 by 9 की मेन ग्रिड है उसके अंदर 3 by 3 की सब्सिडियरी ग्रिड्स हैं। These are indicated by slightly bolder lines, और ऑथर ने क्या बताया कि ये जो है स्लाइटली बोल्डर लाइंस की, थोड़ी सी बोल्ड लाइंस होती हैं, उससे ये इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे लैंग्वेज में ये यूज़ होता है, ये हाइफन यूज़ की है ना, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इन्होंने ऐड किया है, लेकिन दिस इज़ नॉट दी एसेंशियल पार्ट, ठीक है। कई बार हम कॉमास भी यूज़ करते हैं, कई बार ये सेमाइकोलन्स, ये हाइफन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। These are indicated by slightly bolder lines, तो ये ऐड किया उन्होंने वैल्यू इसमें, लेकिन what is essential? These are essential. Must contain the numbers 1 to 9 without omission or repetition. तो इन ग्रिड्स में, चाहे वो 3 by 3 की ग्रिड्स लेंगे या हम 9 by 9 की लेंगे, तो इन रोज और कॉलम्स में 1 to 9 के डिजिट्स फिट होने चाहिए विदाउट मिसिंग एनी डिजिट। अगर मैं एक कॉलम की बात करूंगी तो 1 से 9 तक डिजिट मिस नहीं होना चाहिए या रिपीट नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नो ओमिशन, नो मिसिंग, एंड नो रेपिटेशन, नो डुप्लीकेशन, राइट। If the same number appears twice in a row, column or 3 by 3 box, you have, in puzzle parlance, messed up बिग टाइम। और अगर ऐसा हो जाता है कि कोई नंबर 2 बार आ गया है रो, कॉलम या वो 3 by 3 की ग्रिड में, जो हमने अभी ग्रिड देखी है, अगर उसमें आ जाता है, रिपीट हो जाता है, तो बोलते हैं कि अगर पजल्स की भाषा में बोला जाए तो आपने बड़ा पंगा डाल लिया है, यू हैव मेस्ड अप, बहुत भारी गलती कर दी है। द ब्यूटी ऑफ द गेम लाइज इन इट्स एबिलिटी टू फ्रस्ट्रेट and then reward even those of us who do not consider ourselves natural logicians। तो इस गेम की ब्यूटी ऑथर के हिसाब से, अब जब भी हम ये पैसेज पढ़ रहे हैं तो हमने ऑथर के हिसाब से परसीव करना है और ऑथर के हिसाब से ही आंसर करना है, ठीक है। हमने अपनी जजमेंट नहीं लगानी है इसमें। आप में से कुछ को ये लगता होगा कुछ भी नहीं है गेम, लेकिन ऑथर जैसे परसीव कर रहे हैं वही हमें हेल्प करेगा, उसको अंडरस्टैंड करने से ही हमें हेल्प होगी कि जो हम आंसर कर रहे हैं तो उसको उसी हिसाब से, पैसेज की स्पिरिट के हिसाब से आंसर कर सकें। So let's come back. The beauty of the game lies in its ability to frustrate। ठीक है, इस गेम की ब्यूटी ऑथर कहते हैं इसमें है कि ये आपको झल्लाहट भी देती है,
एंड देन रिवॉर्ड, और आपको रिवॉर्ड भी करती है, वाव वाली फीलिंग, ट्रायम्फ वाली फीलिंग भी आती है। Even those of us who do not consider ourselves natural logicians, और ये उनको भी खुश कर देती है या उनको भी फ्रस्ट्रेट करती है जिनको लगता है जैसे मेरे जैसों को कि हम नेचुरली लॉजिकली थिंक नहीं कर पाते, हम नेचुरल लॉजिशियंस नहीं हैं। कई बच्चे होते हैं या कई लोग होते हैं ना जिनको लॉजिक ऐसे 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 हिट करता है, तो वो फटाफट उनको नेचुरल लॉजिशियंस और लॉजिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस कितनी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं मेरे जैसे। तो ऑथर इज नॉट अ नेचुरल लॉजिशियन। ओके, एज विद गोल्फ, अब ये कंपेयर करें गोल्फ को और सुडोकू को। द थिंग दैट स्टॉप्स मोस्ट पीपल फ्रॉम गिविंग अप, टू गिव अप, prepositional phrase, to give up means हथियार डाल देना, ठीक है, मैदान छोड़ के भाग जाना, नो नॉट मैदान छोड़ के भाग जाना, हथियार डाल देना, टू गिव अप इज द डिसेप्टिव प्रोसेस। और क्या है जो सबसे ज़्यादा इनकरेज करता है गिव अप करने के लिए, जो रोकता है, सॉरी, गिव अप करने से, स्टॉप्स मोस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम गिविंग अप, जो इसका डिसेप्टिव नेचर है गेम का। ऑथर के हिसाब से बहुत डिसेप्टिव सा गेम है क्योंकि ये धोखा सा देता है। क्या है, ये धोखा देता है कि अरे हो गया, बस अब तो हो गया, ये तो कंप्लीट कर ही लिया आपने। लेकिन वो बोलते हैं अनलाइक गोल्फ, लेकिन गोल्फ से उल्टा, बिल्कुल गोल्फ की तरह नहीं, ये तो गोल्फ की तरह ही करता है वो बिहेव इस मामले में कि वो ना आपको धोखे में रखता है कि आप ना सो एज विद गोल्फ द थिंग दैट स्टॉप्स मोस्ट पीपल फ्रॉम गिविंग अप इज द डिसेप्टिव प्रॉस्पेक्ट ऑफ सक्सेस। कि जैसे गोल्फ में होता है ना कि चल इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम पिट में जाएगा, नेक्स्ट टाइम पिट में जाएगा, तो ऐसे डिसेप्शन सी होती रहती है, जाता जुता नहीं है, ठीक है। और फिर लेकिन गोल्फ से उल्टा, हाउएवर सुडोकू कंसील्स, छुपाता है, क्या छुपाता है, आर मिस्टेक्स अनटिल लेट ऑन इन द गेम। तो आप करते रहते हो, बस सॉल्व करते रहते हो, ये वाला भी बॉक्स हो गया, वो भी बॉक्स हो गया, और वो छुपाए रखता है, और एकदम से तब तक लंबे समय तक लेट ऑन इन द गेम, बाय विच टाइम, और तब तक क्या होता है, बोल्ड और इंस्टिंक्ट प्रिवेल्स एंड वी सोल्जर ऑन। और तब तक हमें, जब तक गलती निकल के नहीं आती है, तब तक हमें लगता है वाह क्या शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं हम, वाह 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 वाह, नेक्स्ट ग्रेड भी पूरी कर ली, नेक्स्ट ग्रेड भी। जब लास्ट कॉलम की बारी आती है तब पता चलता है कितनी बार रेपिटेशन हो गई। सुडोकू इज अ सॉलिटरी येट इंक्लूसिव परसीट, तो वो बोलते हैं परसूट। तो जो सुडोकू है ऑथर के हिसाब से ये अकेलेपन वाला भी है और इंक्लूसिव भी है, इसमें जुबिलिश, मतलब आप शेयर भी कर सकते हो इसकी खुशी, और ये थोड़ा सा अकेलेपन वाला भी कि आप अपने आप में लगे हुए हो, आपको कोई कंपनी चाहिए नहीं इस तरह से कि आपके साथ कोई खेले, यू डोंट नीड, जैसे बाकी के गेम्स होते हैं दैट यू नीड अनदर प्लेयर टू प्ले अलॉन्ग साइड। सुडोकू में ऐसा नहीं है, तो इट्स अ सॉलिटरी गेम, लेकिन फिर भी इसकी इंक्लूसिव परसूट है। क्यों? एज द वेराइटी ऑफ यूके न्यूज़पेपर्स कैरिंग द पजल्स प्रूव्स okay, carrying the puzzles prove it is possible the most democratic of, it is possibly the most democratic of cerebral workouts। तो डेमोक्रेटिक चीज़ कौन सी होती है, जो इंक्लूसिव होती है, जो सबकी पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करती है या पार्टिसिपेशन इनकरेज करती है। तो ऑथर के हिसाब से सुडोकू भी पार्टिसिपेशन इनकरेज करती है। कैसे? जब न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, सब लेके बैठ गए हैं कि चाय का कप लिया और सबसे पहले सुडोकू सॉल्व करते हैं, तो ऐसे जनता उनके हिसाब से जो क्रेज़ देख रहे हैं वो इस गेम को लेके, तो उनके हिसाब से बहुत डेमोक्रेटिक सा गेम है। हालांकि आप अकेले बैठ के खेल रहे हो, लेकिन आपके साथ वो जो जहाँ जिस घर में भी वो न्यूज़पेपर्स जा रहे हैं, वो गेम जा रहा है, वहाँ पे सब उसको सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं। सो देयर इज ऑल्दो इट्स सॉलिटरी, देयर इज अ होल लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द गेम। और इट ऑल्सो क्या है, वो किस चीज़ की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, सेरेब्रल वर्कआउट्स की, मतलब ब्रेन की जो गेम है, सेरेब्रल रिलेट्स टू सेरेब्रम, और मतलब आपका जो ब्रेन है इसमें उसका वर्कआउट हो रही है, उसकी एक्सरसाइज हो रही है। डिस्पाइट इट्स जापानीज नेम, सुडोकूज ओरिजिन्स लाई एल्सवेयर। हालांकि इसका नेम जापानीज है, लेकिन जो इसका ओरिजिन है ऑथर बता रहे हैं कि वो कहीं और है। कहाँ पे है? इन 18th century यूरोप टू बी प्रिसाइज। ये प्रिसाइज लिखा हुआ है, यहाँ लिख देती हूँ। तो उनके हिसाब से कहाँ है, ऑथर बता रहे हैं हमें कि हालांकि नेम जापानीज है इसका, लेकिन इसका ओरिजिन है 18th century के यूरोप में। तो वो बोलते हैं कि प्रिसाइसली आपको बताता हूँ, देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। द गेम इन इट्स करंट फॉर्म हाउएवर वॉज क्रिएटेड
2 decades ago by a Japanese publisher of puzzle books। जो ये गेम है जो सुडोकू हम खेलते हैं वो बोलते हैं ये हालांकि 2 दशक पहले क्रिएट किया गया था एक जापानीज पब्लिशर के द्वारा। जो पजल बुक्स पब्लिश करता था जापानीज पब्लिशर, उसने इस गेम को, इस सुडोकू को पब्लिश करना शुरू किया था। निकोली है उसका नाम पब्लिशर का, निकोली, विच हैज पब्लिश्ड अबाउट 4 सुडोकू कलेक्शंस अ ईयर सिंस द लेट 1980s। लेट 1980 से निकोली ने बहुत सारी, हर साल 4 सुडोकू कलेक्शंस पब्लिश किए हैं उसने 1980 से स्टार्ट करके। केम अक्रॉस द पजल इन एन अमेरिकन मैगजीन इन 1984। तो निकोली ने ये अमेरिकन मैगजीन में एक पजल देखी, नंबर पजल 1980s में ही, और तब से उसने सुडोकू पब्लिश करना शुरू किया। अब उसका क्या प्रोसेस हुआ देखते हैं। द फर्म्स प्रेसिडेंट गेव इट द अनवील्डी नेम सुजीवादोकू शिन्नी कागीरू। अब आप में से ये किसी को पता तो नहीं होएगा ना, जापानीज प्रोनाउंसिएशन तो नहीं पता, ये मैं फिर गाने की तरह, ये नाम से ज़्यादा गाना लग रहा है। अनवील्डी नेम क्या होता है? लंबा चौड़ा भारी भरकम सा, ठीक है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑथर ने क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कि जैसे बोलते हैं ना बड़ा बोरिंग सा, भारी भरकम सा नाम, तो उन्होंने बोला है कि जो फर्म के प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसका नाम ये पोम रखी थी, विच मीन्स नंबर्स आर लिमिटेड टू सिंगल, कि एक जने के लिए है, कि ये नंबर गेम एक जने के लिए। प्रॉबेबली ये कन्वे करना चाहते थे कि आप अकेले बैठ के खेल सकते हो। उस टाइम पे बहुत वैसे वाले प्लेयर्स वाले गेम आ रहे होंगे शायद, मुझे लगता है, तो उन्होंने ये कोशिश की कि भी आप अकेले भी खेल सकते हो इसको। द नेम वॉज सून चेंज टू द कैचियर सुडोकू नंबर सिंगल। तो जल्द ही इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम पड़ा सुडोकू। तो ऐसे निकनेम जैसे मिल गया हो, ठीक है, चिंकी मिंकी। The American puzzles were often embarrassingly easy to complete। जो अमेरिकन पजल्स थी, ऑथर बता रहे हैं उस टाइम की, वो बहुत ही मतलब इतनी आसान होती थी कि वो बोल रहे हैं कि मेरे को तो शर्म आती है बताते हुए, जैसे वैसे बोल रहे हैं कि वो एम्बैरेसिंगली ईजी थी, कि कितनी आसान, बच्चों वाला खेल जैसे हो। सम कंटेन रोज और कॉलम्स विद अप टू 8 of the 9 required digits। बोलते कि कई पजल्स में तो अगर 9 डिजिट्स फिल करने हैं आपने तो 8 तो दी ही होती थी ऑलरेडी इन प्लेस, मतलब पहले से ही डली होती थी अपनी अपनी जगह। निकोली रिड्यूस द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड इंट्रोड्यूस्ड सम सिमेट्री टू द अरेंजमेंट ऑफ गिवन नंबर्स। निकोली ने क्या किया, उसने जो पब्लिशिंग हाउस था, ये पब्लिशर था, इसने जो अमेरिकन पजल्स थी उनको ऑब्जर्व किया और उसमें चेंजेस लेके आए। कैसे चेंजेस लेके आए? एक तो उन्होंने वो डिजिट्स कम कर दिए, जितने अमेरिकन पजल्स में जैसे दिए होते थे कि 9 में से 8 दिए हुए हैं, तो उन्होंने उसको कम किया। साथ में जो अरेंजमेंट है नंबर्स का, उसमें भी वो एक सिमेट्री लेके आए। कि सिमेट्री क्या होती है आपको पता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि कट दिस फिगर सिमेट्रिकली, तो इन इक्वल प्रोपोर्शंस, तो उस तरह से। तो उन्होंने कुछ सिमेट्री, अरेंजमेंट की सिमेट्री बिठाई और in the process turning the 81 cells into a thing of cruel beauty। वाओ, क्या फीलिंग्स डाली हैं इसमें। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, सुडोकू एक जो अमेरिकन वर्जन था सुडोकू का, वो मतलब जो एक बहुत ही इजी सा, ऑथर के हिसाब से बहुत ही आसान सा, बच्चों के खेल वाले वर्जन से वो एक क्रूअल ब्यूटी बन गया, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं पहुंच के भी वहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुडोकू हैज़ इट्स रूट्स इन कैर मैजिक। चाहे ये कितना ही फैंसी सा नेम लगे, इसको प्रोनाउंस तो मैं ऐसे करूँगी, कैर मैजिक और मैजिक स्क्वेयर्स। कैर का मतलब ही फ्रेंच में स्क्वेयर्स होता है, स्क्वेयर्स होता है, और मैजिक तो ऑब्वियसली मैजिक। तो ट्रांसलेशन ये दी हुई है उन्होंने, मैजिक स्क्वेयर्स डिवाइज्ड बाय द ब्लाइंड मैथमेटिशियन लियोनहार्ड यूलर। जो आप में से फ्रेंच हैं वो शायद अग्री करेंगे कि ऐसे प्रोनाउंस करना चाहिए, लियोनहार्ड यूलर, क्योंकि आर नहीं आता ना, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोनाउंस नहीं होता ना। अ नेटिव ऑफ बाहले इन स्विट्जरलैंड, howsoever fancy the pronunciation sounds, ठीक है। वो कहाँ के थे? लियोनहार्ड यूलर मैथमेटिशियन थे और ब्लाइंड मैथमेटिशियन थे स्विट्जरलैंड से। Euler died at the age of 76 in 1783
The same year, he invented an 81 square grid that could be filled out so that every column and every row contained the digits 1 to 9. तो exactly like Nikoli publishes, right? जो सुडोकू निकोली का वर्जन है. तो अब समझ में आ रहा है कि ऑथर क्यों बोल रहे हैं कि हालांकि इसका नेम जापानीज है, इसका ओरिजिन 18th सेंचुरी यूरोप में छुपा है, राइट? तो ये स्विट्जरलैंड के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने बनाया था, और जिस साल में उनकी डेथ हुई उसी साल इन्होंने ये स्क्वायर ग्रिड बनाया था, जो कि जिसमें उतने ही रो एंड कॉलम्स. सो वेरी राइट व्हेन द ऑथर सेज इन एसेंस लिटिल हैज चेंज. तो मतलब इस बात का सार निकालें, वो बोलते हैं तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है सुडोकू में. Legend has it that Yulha, who wrote more than 1,000 books and papers, once devised a mathematical formula to prove the existence of God. जब हम ऐसे बोलते हैं ना legend has it, legend says, तो इसका मतलब एक अगर हम हिंदी का पैरेलल ड्रॉ करें तो हम जैसे बोलते हैं ना किंवदंती कहती है, किंवदंती के हिसाब से यूज़ नहीं करते हम हिंदी में जैसे, तो उसी तरह से इंग्लिश में हम बोलते हैं कि लेजेंड हैज़ इट, कि ऐसे कहा जाता है, ऐसे माना जाता है कि यूलर, जिन्होंने कि 1000 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं और पेपर्स लिखे हैं, उन्होंने एक बार मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया था ये प्रूव करने के लिए कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं. Perhaps, oh I like this word a lot. Maybe का what a classy represent like what you say, आप substitution. Perhaps नहीं बोलना है, perhaps this genius also foresaw, इस जीनियस ने पहले ही देख लिया था, पहले ही जान लिया था that for players of सुडोकू, की जो सुडोकू के प्लेयर्स होंगे उनके लिए डिवाइन इंटरवेंशन, मतलब जो ऊपरी ताकत है, जो भगवान की ताकत है वही होगी, वुड बी ऑल दैट स्टूड बिटवीन, जो कि एक क्रिस्पली कंप्लीटेड ग्रिड और एक झल्लाहट में फेंकी हुई पेंसिल के बीच में खड़ी होगी. वही डिवाइन इंटरवेंशन है जो कि एक अच्छे कंप्लीटली फिल्ड ग्रिड और फ्रस्ट्रेशन में फेंकी हुई पेंसिल के बीच खड़ी होगी. मतलब उनका कहने का भाव ये है कि जीत और हार के बीच में सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन ही हो सकती है, या भगवान ही हो सकते हैं जो उसको पूरा करने में रोक सकते हैं या पूरा करने में मदद कर सकते हैं. Though Nikoli has the rights to the name Sudoku in Japan, हालांकि निकोली के पास राइट्स हैं सुडोकू के लिए जापान में, 5 other publishers bring out books of puzzles with other names, bringing total circulation to over 6 lakh copies. ओके, तो वो बता रहे हैं कि हालांकि सुडोकू के जो राइट्स हैं वो निकोली के पास हैं, लेकिन और भी पब्लिशर्स हैं जो जापान में ये पजल बुक्स पब्लिश करते हैं और अलग अलग नाम से पब्लिश करते हैं. तो और सर्कुलेशन कितनी ह्यूज सर्कुलेशन है ना, 6 लाख कॉपीज की. द ओरिजिन्स ऑफ द ब्रिटिश क्रेज आर मर्कियर. अब वो ब्रिटिश जो इसका ओरिजिन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बोलते कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है. जैसे सुडोकू के बारे में उन्होंने बोला कि क्लैरिटी है कि कैसे आया वो और जापान में कैसे निकोली को राइट्स मिले, लेकिन जो ब्रिटिश ओरिजिन है उसके बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं है. वो कह रहे हैं बोथ द टाइम्स एंड द डेली मेल claim to have been first to introduce the puzzle last November. तो ये जिस साल में लिखा है आर्टिकल उस साल की रेफरेंस देते हुए वो बोल रहे हैं कि जो ये दोनों न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स और डेली मेल, दोनों क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैंने पहले किया. वो नहीं होता बच्चे जो लड़ रहे होते हैं मैं फर्स्ट आया, वैसे ही लड़ रहे थे ये. तो वो बोलते कि मैंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया नवंबर में, बट other newspapers quickly followed suit. तो to follow suit is नकल करना या अनुसरण करना, शुद्ध हिंदी में बोलो तो किसी को फॉलो करना. तो हालांकि इन्होंने ये आपस में लगे हुए थे कि मैं पहले लिखा, लेकिन बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी ये करना शुरू कर दिया, सुडोकू छापना शुरू कर दिया. एंड सुडोकू ग्रिड्स नाउ ग्रीट रीडर्स ऑफ द डेली टेलीग्राफ, The Guardian, The Independent, The Sun and even the War Cry, The Salvation Army's newspaper. तो वो बोल रहे हैं कि अब तो ऐसे हाल है कि अब हर न्यूज़पेपर में सुडोकू आपको ग्रीट कर रहा होता है, हाँ जी नमस्ते, आइए जी ग्रेड कंप्लीट कीजिए. जब हम ऐसी क्वालिटी
सुडोकू इज नॉट अ लिविंग थिंग, राइट? तो जैसे मैं कल भी डिस्कस कर रही थी, जब हम ऐसी लिविंग थिंग्स वाली क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एसोसिएट करते हैं, दैट्स ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच, और इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, कि हमने उसको पर्सन लाइक क्वालिटीज दे दी। द सन स्माइल्ड एट मी, तो मैं क्या कर रही हूँ, सन को पर्सोनिफाई कर रही हूँ कि जैसे पर्सन रिएक्ट करेगा वैसे ही सन रिएक्ट करता है, राइट? द क्लाउड्स एनगल्फ्ड द एटमॉस्फेयर, तो वो पर्सोनिफिकेशन होगी कि जैसे एक पर्सन करता है वैसे ही मैं उसको दे रही हूँ, वही वर्ड्स यूज कर रही हूँ मैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। ओह वी आर एट द क्वेश्चंस, वाओ, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, According to the author, most people are drawn towards Sudoku. ऑथर के हिसाब से कि ज़्यादातर लोग सुडोकू की तरफ क्यों खिंचते हैं वो पूछ रहे हैं, और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें डिसाइड करना है कि क्या है। Because most people think Japanese games are interesting and engaging. ये कहाँ पे बोला उन्होंने? तो नहीं बोला, क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जापानीज़ गेम्स बड़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको भी लगता है? सुडोकू खेला है? बिकॉज दे थिंक सुडोकू कैन बी प्लेड विदाउट अ कॉम्पिटिटर। ये भी नहीं बोला है, ये तो बोला ही नहीं उन्होंने, बहुत गलत बात है ये ऑप्शन देना। बिकॉज सुडोकू कैन हेल्प वाइल अवे द टाइम ऑन लॉन्ग जर्नीज। Oh, all right. Because the rules of the game are simple and the game is frustrating and rewarding at the same time. Of course, the author has said this. तो option number D. ये तो बहुत straight forward सा था, ऐसे ही आएंगे आपको PCS में, I really hope. What makes Sudoku interesting for not so natural logicians? I remember this. Do you remember? कि क्या चीज़ है जो सुडोकू को इंटरेस्टिंग बनाती है नॉट सो नेचुरल लॉजिशियंस के लिए? रिमेंबर, ऑथर ने बोला था कि ये जो फ्रस्ट्रेशन, एक मोमेंट फ्रस्ट्रेशन का, फ्लीटिंग मोमेंट वो ट्रायम्फ का नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि इसकी एबिलिटी जो होती है, द ब्यूटी ऑफ द गेम लाइज इन इट्स एबिलिटी टू फ्रस्ट्रेट एंड देन रिवॉर्ड एज इट कंसील्स द मिस्टेक्स लेट ऑन। रिमेंबर, उन्होंने बोला था कि जो इस गेम की एबिलिटी है कि वो रिवॉर्ड भी करता है और वो फ्रस्ट्रेट भी करता है, and those people who are not so natural logicians, right? So very clearly it is B. Wrong है, wrong है, wrong है. Okay, next. How, according to the author, are the prospects of Sudoku's success different from that of golf? Do you remember this paragraph? जहाँ पे वो गोल्फ से कंपैरिजन भी कर रहे हैं और डिफरेंसेस भी लेके आ रहे हैं। रिमेंबर वी डिस्कस्ड कि जब उन्होंने बोला कि लाइक गोल्फ हमें डिसेप्शन बनी रहती है कि हम तो जीत ही जाएंगे, बट अनलाइक गोल्फ इट डज नॉट, इट कंसील्स द प्लेयर्स मिस्टेक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि ये छुपा के रखता है। वो डिसेप्शन है जो कि हम जीत जाएंगे वो गोल्फ से मिलती है, लेकिन गोल्फ में तो आपको पता चल जाता है ना कि अब गया पिट में या नहीं गया, तो मतलब नहीं, आपने मिस्टेक कर दी तो कर दी, आपको पता चल गया। लेकिन सुडोकू में देर तक छुपी रहती है मिस्टेक, और तब तक आप लगे रहते हो मैं तो बहुत ही शानदार सेनानी हूँ, जीत के ही आऊँगा। एंड द प्लेयर कीप्स प्लेइंग विदाउट रियलाइजिंग द मिस्टेक, वेरी क्लियरली दैट। आपने दूसरे ऑप्शन भी देखने, इट इज़ अ सॉलिटरी गेम सो वन डजंट नीड अ पार्टनर। Of course, this is not what the author said. Sudoku doesn't need one to concentrate keenly, thus making it easier to succeed. Of course not. Unlike golf, Sudoku can be played off the field. Okay, but that's not what the author said. All right. Okay, what amongst the following is not true about Johann Euler? What is not true? अच्छा, अब हमने इसमें से फैक्ट्स में से पॉइंट आउट करना है कि क्या सही नहीं है। He devised a mathematical formula to prove the existence of God. Of course he did. Remember? अभी तो हमने डिस्कस किया है कि उन्होंने 1000 बुक्स और पेपर्स पब्लिश किए थे, इन्होंने एक फॉर्मूला भी डिवाइस किया था जिससे वो प्रूव करना चाहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट्स, राइट? तो ये तो राइट है, तो ऑब्वियसली दिस इज of course true about, true and false लिख देते हैं, this is true. He devised care magic
an 81 square grade in 1783, the same year that he died. This is also true. I remember very well. आपको याद है कि नहीं? पता चल रहा है कितने अच्छे से पढ़ा है. Was a native of Pahl. ऐसी बोलूँगी मैं. In Switzerland, of course he was. So this is also true. पता ही चल गया. Let's read this also. Gave Nicoli the rights to relaunch Care Magic as Sudoku in Japan? Of course not. So this isn't true. So this is right. Wrong है, right है. Wrong है, लेकिन right है. Okay, just joking. Find a word in the passage which means correct proportion of the parts of a thing or which shows congruity. Remember this? अब मैं देखती हूँ. Now no ABCD. Write down, type the answer. क्या है आंसर? ये कौन लिख रहा है? कॉलम कौन लिख रहा है? कॉलम थोड़ा ना होता है. हमने डिस्कस किया था ना कि जो इक्वल प्रोपोर्शंस में जब हमने वो करना होता है, इक्वल प्रोपोर्शन, करेक्ट प्रोपोर्शन और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल है या सिमेट्री है. दैट इज सिमेट्री. कॉन्ग्रुइटी इज सिमेट्री. ओके. Last but not the least, which word means the same as repetition? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इनमें से हमें repetition का synonym और something that means similar to repetition निकालना है. Seclusion. Seclusion का मतलब loneliness, अकेलापन. Duplication. When you duplicate something, कैसे करते हैं हम duplication? रेपिटेशन से. जब हम रिपीट करते हैं, रेपिटेशन इज नथिंग बट किसी चीज़ को दोहराना, दोबारा दोबारा जो हो चुकी है उसको रिपीट करने के प्रोसेस को रेपिटेशन बोलते हैं, विच इज़ द सेम एज डुप्लीकेशन. सबमिशन. अब सबमिशन भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है ना. जैसे सबमिशन ऑफ होमवर्क, द टीचर आस्क्ड द क्लास फॉर टाइमली सबमिशन ऑफ द होमवर्क. सबमिशन एक और कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है. सबमिशन ऐसे कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है. Hitler's army was forced into submission or they had to yield to submission. तो उसमें क्या होता है? उसमें they are giving up, they are submitting to a superior authority. और परमिशन तो आपको पता है कि परमिशन सीख करना, किसी को परमिशन देना मतलब किसी को अलाउ करना किसी चीज़ के लिए, किसी से सीख करना मतलब मांगना उनसे परमिशन कि कुछ किसी काम के लिए. द स्टूडेंट आस्क्ड परमिशन फ्रॉम द टीचर टू गो आउट एंड वॉच अ मूवी एंड द टीचर ग्रांटेड द परमिशन. वाओ. ऑल राइट. तो अब इससे जो मुझे कल के लेक्चर से जो ध्यान आ रहा था वो 2-3 बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. इक्विटेबल के लिए जो मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, तो आई स्टैंड करेक्टेड देयर. आई एम सॉरी दैट आई सेड अशोका वॉज एन इक्विटेबल रूलर इन द हेस्ट ऑफ द मोमेंट. रूल को हम जस्ट और इक्विटेबल बोल सकते हैं, रूलर के लिए नहीं यूज़ होता. और मोस्टली फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्ड इक्विटेबल यूज़ होता है. सो आई स्टैंड करेक्टेड. आई एम सॉरी. आई होप यू गॉट द मीनिंग. आपको समझ आया कि मैंने क्यों why did I roll back the decision to give you that sentence. मीनिंग ऑफ डिक्लाइन. हाँ जी, हमने एक एस्पेक्ट, अब जब मैं सबमिशन का आपसे 2 चीज़ें डिस्कस कर रही थी तो मैं कोशिश करूँगी ऑन एंड ऑफ कि मैं जो उसके वेरिंग एस्पेक्ट है, कई बार आई लिमिटेड टू द सपोज इफ़ द वर्ड हैज़ बीन यूज्ड एज अ वर्ब, कि अगर वर्ब की तरह ही यूज़, ऑप्शन हमें वर्ब की तरह यूज़ करके दिया गया है तो मैं उसका वर्ब एस्पेक्ट आपको एक्सप्लेन करूं. लेकिन मैं कोशिश करूंगी, दो आई कैन नॉट अश्योर यू कि हर बार ऐसा होगा. विद इन द कॉन्टेक्स्ट रह के हम ट्राई करेंगे कि अगर कोई वर्ड नाउन या वर्ब के फॉर्म में दोनों तरह से यूज़ होता है तो हम दोनों डिस्कस करें, या एडजेक्टिव की तरह और नाउन की तरह डिस्कस होता है तो हम दोनों डिस्कस कर पाएँ, 2 या 3 जो भी जिस तरह से भी यूज़ होता है. तो उसी तरह से डिक्लाइन के लिए जैसे हम बोलते हैं द गवर्नमेंट वांटेड टू ब्रिंग अ डिक्लाइन इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, तो मतलब वो कम करना चाहती है गवर्नमेंट. उसके साथ साथ जब हम इसको टू डिक्लाइन मना करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो एक और फॉर्म है जिसमें डिक्लाइन यूज़ होता है. तो कल का लेक्चर व्हेन आई वाज सिटिंग व्हेन यू वर वाचिंग एंड आई वाज ऑब्जर्विंग इट, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम जितना मल्टीपल एस्पेक्ट्स डिस्कस करें उतना हमारे लिए एनरिचिंग होगा, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू दैट. तो आपके लिए पूरी एक्सरसाइज यूजफुल निकल के आए.
All right, and I am glad that there has been a request for a class on root words and meanings, prefixes or suffixes के लिए. That demand or that request has been noted, and we will definitely have a class very soon on that. All right. So with this, we wind up today's class. Thank you for being so patient and so forthcoming up with your suggestions. और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप इससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपको कुछ भी और डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स लगते हैं, डू शेयर विद मी, और हम ट्राई करेंगे कि हम अपनी आगे वाली क्लासेस में उनको इंक्लूड करें. ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ वेरी ग्रेट इवनिंग. डोंट लिमिट इट टू मैगी. हैव समथिंग हेल्थी. ऑल राइट, बाय बाय.